नमस्कार पर इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से अपन। इंडियन पॉलिटी की सीरीज में अपन भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि चाहे कैसी भी शासन व्यवस्था क्यों नहीं हो, चाहे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो, चाहे राजतंत्र शासन व्यवस्था हो या गुणतंत्रीय व्यवस्था हो, किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था हो, सरकारों के मुख्य रूप से 3 काम होते हैं। कानून बनाना, और कानून बनाने के लिए जो संस्था होती है उसे विधायिका कहा जाता है। विधायिका का ही दूसरा नाम व्यवस्थापिका है। अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे भारत में विधायिका को संसद कहा जाता है, कानून बनाने का काम संसद का होता है। अमेरिका में इसे कांग्रेस कहा जाता है। ऐसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम रखे गए हैं। जो विधायिका, संसद या व्यवस्थापिका ने कानून बना दिया है उसे लागू करवाने का काम कार्यपालिका का होता है, और कानून की व्याख्या करने का काम न्यायपालिका का होता है। ये नाम आपने जरूर सुने होंगे कभी ना कभी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जब ये तीनों काम एक ही संस्था करने लग जाए, कानून बनाने का कार्य, कानून को लागू करने का कार्य और कानून की व्याख्या करने का कार्य, अगर तीनों काम एक ही संस्था करने लग जाए तो वो निरंकुश शासन व्यवस्था में तब्दील हो जाती है। एक आपने ये भी सुना होगा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, फिर ये 3 स्तंभ कौन से हैं? तो यही 3 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 स्तंभ हैं। चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। और आजकल समाचार पत्रों में ये भी कहा जाने लगा है कि मीडिया से भी बड़ा एक और मीडिया है जिसे सोशल मीडिया कहा जाता है, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब सोशल मीडिया के पार्ट हैं। ये 5वां स्तंभ है लोकतंत्र का। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि राजतंत्र में इन तीनों शासन की शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है। इसलिए शासक की प्रवृत्ति कैसी हो जाती है? निरंकुश हो जाती है, क्योंकि कानून भी एक ही संस्था बना रही है, कानून की व्याख्या भी एक ही संस्था कर रही है और कानून को लागू भी एक ही संस्था कर रही है। राजतंत्र में इन तीनों शासन की शक्तियों का केंद्रीकरण ही निरंकुश प्रवृत्ति का बना देता है। फ्रांसीसी विचारक था मॉन्टेस्क्यू। इसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। एक्चुअल में मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का विचारक है, फ्रांस का व्यक्ति है। ये फ्रांस में इस समय निरंकुश शासन व्यवस्था है। निरंकुश शासन की सही मायने में जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों की शक्तियां एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो जाए तो निरंकुश हो जाता है। ये व्यक्ति जो मॉन्टेस्क्यू है, ये ब्रिटेन आता है घूमने के लिए और वो देखता है कि ब्रिटेन में बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से कार्य हो रहा है। तो वो पाता है कि यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से कार्य इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे कानून बनाने के लिए संसद है, यहाँ पे कानून को लागू करने के लिए कार्यपालिका है, जिसमें यहाँ के सम्राट, यहाँ की प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, ये लोग हैं जो कि कानून को लागू करवा रहे हैं। और यहाँ पर न्यायालय के रूप में लोक सभा भी है। उसमें लोक सभा हुआ करती थी, बाद में तो उसे अलग कर दिया गया था। तो न्यायालय के रूप में कार्य करने के लिए लोक सभा भी है। ऐसा जब मॉन्टेस्क्यू पाता है, हालांकि मॉन्टेस्क्यू ने जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है वो पूर्ण रूप से यहाँ ब्रिटेन में लागू नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन में संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है और संसदात्मक प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका में समन्वय पाया जाता है। पूर्ण रूप से शक्ति पृथक्करण कहाँ पर अपनाया गया है? अगर ये प्रश्न अपने पास में आता है तो यूएसए में अपनाया गया है। जैसे अपने भारत में भी संसदात्मक व्यवस्था है, तो आप देखते हैं कि जो कार्यपालिका है, इन जो मंत्री होते हैं, मंत्री वही बन सकता है जो कि विधायिका यानी संसद का सदस्य होता है। ऐसा आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आपको व्यवहारिक ज्ञान होगा, नहीं है तो आज आप पता कर लीजिए कि ध्यान कर लीजिए ये कि कार्यपालिका में जो है, जो मंत्री होते हैं, मंत्री वही बन पाता है अपने जो कि संसद का सदस्य हो। यदि कोई संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने में सदस्यता लेनी पड़ेगी। यानी अपन ऐसा बोल सकते हैं कि विधायिका में और कार्यपालिका में समन्वय पाया जाता है संसदात्मक व्यवस्था में। अध्यक्षात्मक व्यवस्था जैसे अमेरिका में विधायिका का यदि कोई सदस्य है, वहाँ की पर विधायिका को कांग्रेस कहा जाता है अमेरिका में। यदि कांग्रेस का कोई सदस्य है तो वो कार्यपालिका में शामिल नहीं होगा। ठीक है, राष्ट्रपति वही बनेगा जो विधायिका का सदस्य नहीं है, मंत्री वही बन सकता है जो विधायिका का सदस्य नहीं है। तो लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यहाँ भी होती है। ये तीनों अपना अपना काम कर रही होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। जैसे भारत के संदर्भ में अपन बात करें, विधायिका के रूप में संसद है,
कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक स्थायी कार्यपालिका है, एक अस्थायी कार्यपालिका है। अस्थायी कार्यपालिका वो है जो पहले अपन देखते हैं, देखो कार्यपालिका में शामिल कौन होता है। स्थायी कार्यपालिका में तो आईएएस जैसे अधिकारी आ गए, यानी नौकरशाही। ये एक बार यदि एग्ज़ाम लगती है आईएएस की, अगर आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है और आपने क्वालिफाई करके आप एग्ज़ाम को फाइट करके और आपने पद प्राप्त किया है अपनी योग्यता से, तो आप जब तक रिटायर्ड नहीं होगे, जो भी एज है रिटायरमेंट की 60 साल मान लीजिए, 60 साल तक आप आईएएस हैं, आपका कार्य है कानून को लागू करवाना, यानी आप कार्यपालिका का पार्ट है। और कैसा पार्ट है? स्थायी पार्ट है। अस्थायी में कौन आएंगे? जो अपन जानते हैं, जो नेताओं का भी काम क्या होता है, अपने जो एमएलए साहब हैं, एमपी हैं, इनका काम क्या होता है? कानूनों को लागू करवाना, ये तो काम होता है इनका। तो एमएलए और एमपी, या यूँ कहिए कि जो मंत्रिपरिषद है जो कुछ ही समय के लिए आई है, ये अस्थायी कार्यपालिका है। जैसे कोई एमएलए एमपी भी आया है तो वो कितने साल के लिए है? 5 साल के लिए है। तो मंत्रिपरिषद अस्थायी कार्यपालिका है और आईएएस जैसे अधिकारी हैं, ये स्थायी कार्यपालिका में शामिल होते हैं। न्यायपालिका जो कि कानूनों की व्याख्या करती है, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रूप में अपन देख सकते हैं। और अच्छे समझना हो तो अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। हाल ही में आप देखेंगे कि आधार कार्ड को अनिवार्य करने के लिए एक कानून बनाया गया, निजता का अधिकार। आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने के लिए कानून बनाया गया, किसके द्वारा? संसद के द्वारा। भारतीय संसद ने कानून बनाया आधार कार्ड को लेकर के। अब इसको लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? कार्यपालिका की। आप नोट कर लीजिए कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं, अपन जब पढ़ेंगे तब भी ये टॉपिक आएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, यानी जो भी कानूनों को लागू करवाने वाले लोग हैं वो सभी कार्यपालिका में शामिल हैं। आप महान्यायवादी को ले सकते हैं, ये तो अपन मोटे तौर पर पढ़ेंगे। लेकिन आप देखेंगे कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की भी होती है, कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी फाइनेंस कमीशन की भी होती है, कानूनों को लागू करवाने की जो जिम्मेदारी है वो यूपीएससी की भी होती है। तो जो भी कानूनों को लागू करवाने का काम कर रहे हैं, जिला कलेक्टर ले लीजिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आप कोई भी पद ले लीजिए, इनका कार्य कानूनों को लागू करवाना ही होता है। लेकिन ये कैसे हैं? ये स्थायी कार्यपालिका में शामिल होते हैं। अब निजता, इसको कानून बना दिया गया। अब एक व्यक्ति गया न्यायालय में, क्योंकि कानून तो बना दिया लेकिन कानून की व्याख्या कौन करेगा? न्यायालय। ये करंट में भी चर्चा में है, पुट्टू रामास्वामी केस, पुट्टू रामास्वामी वाद। पुट्टू रामास्वामी जी कोर्ट में गए और ये कहा कि आधार कार्ड को यदि हर जगह अनिवार्य किया जाएगा तो मेरा अधिकार राइट टू प्राइवेसी का हनन नहीं है। तो राइट टू प्राइवेसी का हनन है। तो ये व्यक्ति न्यायालय में गया, न्यायालय ने व्याख्या की और ये कहा कि बिल्कुल ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती विधायिका जिसे निजता के अधिकार का हनन हो, क्योंकि निजता का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21 में शामिल है। ऐसा निर्णय दिया, किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। तो आप समझ चुके हैं कानून बनाया किसने था? संसद ने बनाया था। लागू कौन करवाएगा? कार्यपालिका करवाएगी। लेकिन व्याख्या किसने की? इस तरीके से व्याख्या करती है न्यायपालिका। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। भारत में दोहरी विधायिका है, दोहरी कार्यपालिका है, लेकिन न्यायपालिका एकल है। क्या मतलब हुआ? दोहरी विधायिका, दोहरी विधायिका का क्या मतलब होता है? आप जानते हैं कि एक तो केंद्र सरकार है जो कानून बनाती है और अपने यहाँ पर राज्य सरकारें भी कानून बनाती है। ये दोहरी विधायिका। केंद्र में भी विधायिका है, राज्य में भी विधायिका है। केंद्र की विधायिका को अपन संसद कहते हैं जो कानून बनाने वाली संस्था है, और राज्य की जो विधायिका है इसको अपन बोलते हैं राज्य मंत्रिमंडल। क्लियर? राज्य विधानमंडल, इसे अपन कहते हैं राज्य विधानमंडल। अपन गलती से राज्य विधानसभा बोल देते हैं। राज्य विधानमंडल के पार्ट है, जैसे संसद का पार्ट है लोकसभा, राज्यसभा, और एक राष्ट्रपति होता है प्रेसिडेंट।
ऐसे ही विधानमंडल जो राज्य में होते हैं इसके भी 3 अंग होते हैं, विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद जो कि सभी राज्यों में नहीं है, विधान परिषद, और तीसरा जो है ये अंग होता है राज्यपाल। पढ़ेंगे आगे भी अपन, ठीक है, अभी आप थोड़ा थोड़ा समझते रहिए। राज्यपाल, ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो कैसी कार्यपालिका है? दोहरी विधायिका है। कार्यपालिका दोहरी है, इसका क्या मतलब है? दोहरी कार्यपालिका का मतलब है एक तो राष्ट्रपति के रूप में कार्यपालिका है जो कि कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जो संसदीय व्यवस्थाओं में 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, तो राष्ट्रपति, और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ऐसे ही आप राज्य में देखेंगे, राज्य में जो संवैधानिक प्रमुख है ये तो होता है राज्यपाल। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वो मुख्यमंत्री में होती है। तो राज्य में जो जैसे मुख्यमंत्री, ऐसे केंद्र में कार्यपालिका में कौन है? प्राइम मिनिस्टर। जैसे राज्य में राज्यपाल है या जैसे केंद्र में राष्ट्रपति है, वैसे राज्य में कौन है? राज्यपाल है। ये हो गया दोहरी कार्यपालिका। लेकिन न्यायपालिका एकल ही है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है अपने। एकल कैसे है न्यायपालिका? देखो, केंद्र में प्राइम मिनिस्टर है और राज्य में है चीफ मिनिस्टर। क्या प्राइम मिनिस्टर की बात चीफ मिनिस्टर माननी जरूरी है क्या? नहीं है। दोहरी कार्यपालिका 2 हो गई। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, इसके अंडर में हाई कोर्ट आता है। तो सुप्रीम कोर्ट यदि कोई भी आदेश देगा तो हाई कोर्ट को मानना अनिवार्य है, क्योंकि एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है। राज्यों के अलग से न्यायालय नहीं है, केवल वो राज्यों के लिए न्यायालय बनाए गए हैं कि भाई एक सुविधा के लिए अपन बोल सकते हैं। लेकिन जैसे अमेरिका में क्या है? अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका व्यवस्था है, राज्यों का अपना न्यायालय है और केंद्र का अपना न्यायालय है। हालांकि वहाँ न्यायिक सर्वोच्चता भी है, ठीक है। तो इतना डीप में अपने को नहीं जाना है, अपने को सिर्फ ये समझना है, ये अंतर बता दिया है मैंने। यहाँ पर इसके आदेशों को मानना अनिवार्य है, इसलिए यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था आप बोल सकते हैं। यहाँ पर 2 कार्यपालिका होती है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। सेंटर में अपन बात करेंगे तो एक तरफ राष्ट्रपति होते हैं जो कि संवैधानिक प्रमुख हैं, जिसे अपन नाममात्र का भी बोल देते हैं, लेकिन नाममात्र की कार्यपालिका हालांकि नहीं बोलना चाहिए। और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री में निहित होती है, वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ, ठीक है। फिर आगे अपन देखते हैं, चूंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। देखो 2 प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, आगे अपन पढ़ेंगे, प्रश्न भी आता है इसके ऊपर, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और संसदात्मक शासन व्यवस्था। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, न कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, क्या होती है वो अपन डिटेल में समझेंगे आगे। अब संसदीय शासन व्यवस्थाओं में स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं होता है। मैंने आपको बता दिया है क्यों नहीं होता है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका में से आती है। यानी मंत्री वही बनेगा जो कि संसद का सदस्य, यानी कार्यपालिका विधायिका में पृथक्करण नहीं होता है। और अच्छे से अपन समझें तो देखो आपको भी समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार सामंजस्य है। देखो ये इधर तो अपन लिख देते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, ठीक है। एक बार इनको ले लेते हैं अपन। इधर आओ, विधायिका। जो विधायिका में कैसे शामिल है? राष्ट्रपति भले ही कार्यपालिका में शामिल है, लेकिन आप देखेंगे विधायिका मतलब संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा कौन है? प्रेसिडेंट। बनाए विधायिका का अंग। उपराष्ट्रपति भले ही राज्यसभा का सदस्य नहीं है, लेकिन राज्यसभा का पदेन सभापति है। और जब पदेन सभापति है मतलब अध्यक्ष हो गया राज्यसभा का, राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन उपराष्ट्रपति करेगा। अब जब उपराष्ट्रपति कार्यवाही संचालन करेगा तो ये कार्यवाही को प्रभावित कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो विधायिका का ये भी अंग है।
मंत्री पर आओ। मंत्री तो वही बन सकता है जो कि संसद का सदस्य हो। मंत्री बनने के लिए आवश्यक है कि वो संसद का सदस्य होना चाहिए। हालांकि ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो कि संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन आवश्यक होगा कि ये 6 महीने में सदस्यता ग्रहण करे। प्रधानमंत्री के लिए भी सेम ही कंडीशन है कि संसद का सदस्य होना चाहिए, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, किसी भी सदन का हो सकता है, लेकिन संसद का सदस्य होना चाहिए और 6 महीने में से सदस्यता यदि नहीं है तो फिर 6 महीने में सदस्यता लेनी पड़ेगी। जैसे हाल ही में आपने देखा है कि ममता बनर्जी चुनाव हार गई, मुख्यमंत्री के लिए भी ये कंडीशन है, लेकिन मुख्यमंत्री अपने राज्य की विधायिका जो है, राज्य विधानमंडल है, उसका सदस्य होना चाहिए। पश्चिम बंगाल से चुनाव हार गई नंदीग्राम से ममता बनर्जी, लेकिन ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई क्योंकि कंडीशन तो यह है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, लेकिन यदि सदस्य नहीं है तो वह 6 महीने में सदस्यता लेनी पड़ेगी, तो 6 महीने में सदस्यता ले लेगी। फिर बात करें अपन महान्यायवादी की। महान्यायवादी विधायिका का सदस्य तो नहीं होता है, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। आगे पढ़ेंगे महान्यायवादी पद को। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल शब्द यूज में लिया जाता है इसके लिए, अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल भी सकता है ये, लेकिन मत नहीं देगा क्योंकि सदस्य नहीं है तो वोटिंग का अधिकार नहीं है, लेकिन ये बोल सकता है। और आपको पता है कि जब बोलेगा एक कानूनी अधिकारी तो 2-4 वोट तो इधर उधर कर ही देगा, तो कहने का मतलब ये भी विधायिका में हस्तक्षेप कर रहा है। इस प्रकार विधायिका और कार्यपालिका में अपने सामंजस्य है। क्योंकि भारत क्यों है सामंजस्य? क्योंकि ये संसदात्मक प्रणालियों की विशेषता होती है। तो यदि पूछ ले अपने को संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता बताओ, तो एक महत्वपूर्ण विशेषता अपने पास में आ गई है कि कार्यपालिका और विधायिका में सामंजस्य होता है। ठीक है, और आगे लिखेंगे अपन। और अध्यक्षात्मक व्यवस्था यदि हो तो मंत्री वही बनेगा जो विधायिका का सदस्य नहीं हो। यदि कोई विधायिका का सदस्य है, अपने तो विधायिका का सदस्य कंपलसरी होना चाहिए, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में यदि विधायिका का सदस्य है तो उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आई है मेरी बात कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। चलिए फिर आगे चलते हैं। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, अतः स्पष्ट शक्ति पृथक्करण पाया जाता है। वहां विधायिका कार्यपालिका से पूर्णतः अलग है, मैंने बता दिया आपको। वहां विधायिका का सदस्य मंत्री नहीं बन सकता है। आगे आइए अपन बात करते हैं संविधान सभा की। संविधान सभा की सबसे पहले बात करें अपन मांग की, तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक साहब ने की थी। 1922 में गांधी जी ने भी मांग की और ये कहा कि भारतीयों के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। 1928 में नेहरू समिति का गठन किया गया, इसने संविधान के प्रारूप को पेश किया था। 1934 में M.N. राय ने संविधान सभा की मांग की। तो ये प्रश्न आता है, देखो संविधान सभा की मांग सबसे पहले वैसे बाल गंगाधर तिलक ने की, लेकिन तिलक कई बार ऑप्शन में नहीं आता है और आंसर क्या जाता है M.N. रॉय। संविधान सभा की मांग किसने की? M.N. रॉय ने, और यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने। सबसे पहले पूछ ले और ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक आ जाए तो आंसर भी अपना बाल गंगाधर तिलक ही चला जाएगा। 1935 में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से पहली बार संविधान सभा की मांग की। तीनों प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने 1922 में कहा कि भारतीयों के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। 1938 की बात, और जवाहरलाल नेहरू इन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर संविधान सभा की मांग की, जो कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित हो। ये प्रश्न आता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात सबसे पहले किसने की? तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने की। कब की? 1938 में। अगस्त प्रस्ताव आता है 1946 में। ये मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक हैं, आप जब पढ़ोगे तभी ये समझ में आ जाएगा और अच्छे से। अभी केवल इतना ध्यान रखिए, अगस्त प्रस्ताव 1946 में आता है। अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया यहाँ पर, और 1942 में क्रिप्स मिशन आता है जिसके निम्न प्रावधान थे। 1942 के क्रिप्स मिशन में संविधान सभा का प्रावधान था। 3 सदस्य थे इसके, स्टैफोर्ड क्रिप्स, वो कैबिनेट मिशन के हैं, आगे पढ़ेंगे अपन। स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया। इसमें यह भी प्रावधान था कि प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित होगी संविधान सभा।
तो 2 पॉइंट अपने को याद रखने हैं। 1942 के क्रिप्स मिशन में क्या क्या प्रावधान था। एक तो संविधान सभा की बात की गई थी इसमें, और संविधान सभा में जो सदस्य आएंगे जो कि संविधान बनाएंगे, इसलिए तो संविधान सभा का गठन किया जा रहा है, तो ये प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित होंगे, ऐसा प्रावधान था, लेकिन फिर नहीं हो सका। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। नोट कर लेना इसको, इम्पोर्टेंट बात है। प्रश्न भी आता है कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो किसकी सिफारिश पर किया गया था, तो ध्यान रखने की बात है कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान मंडल का अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, यानी संविधान सभा का गठन हुआ 1946 के कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर। चुनाव हो गए 11 अगस्त 1946 को। चुनाव किस तरीके से हुए, तो देखो प्रत्यक्ष रूप से भी हुए और अप्रत्यक्ष रूप से भी हुए, तो आंशिक प्रत्यक्ष और आंशिक अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से हुए थे। निर्वाचन मंडल में कौन थे, तो प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के सदस्य थे। जो प्रांतीय विधानमंडल थे वहां पे भी 2 सदन थे, तो जो निम्न सदन था उसके सदस्यों द्वारा ये निर्वाचित किए गए थे। निर्वाचन पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली थी। कुल सदस्यों की बात करते हैं अपन। इस संविधान सभा में 389 कुल सदस्य थे। तो देखो उस समय भारत जो था एक तो ब्रिटिश भारत में बटा हुआ था और एक देशी रियासतें थी अपनी। जैसे राजस्थान में 19 देशी रियासतें थी, भारत में इस समय 562 देशी रियासतें थी। ब्रिटिश भारत के 2 भाग थे, एक तो प्रांत और एक थे जिनको कमिश्नरी प्रांत बोलते हैं। रियासतों से 93 सदस्य आए और ये मनोनीत किए गए थे। यहाँ पर चुनाव नहीं हुए थे, ध्यान रखना है। राजा महाराजाओं ने मनोनीत कर लिया कि भाई संविधान सभा में आप चले जाओ हमारी ओर से। ब्रिटिश भारत में यहाँ पे चुनाव हुए थे प्रांतों में और उच्चायुक्त में। ब्रिटिश भारत से 296, देखो कुल सदस्य कितने थे संविधान सभा में, 389। 389 में से 296 चुन करके आए, निर्वाचित होकर के आए ब्रिटिश भारत से, और 93 सदस्य जो थे ये थे मनोनीत थे, कहाँ से, देशी रियासतों से। हो गए 389। इन 296 में प्रांतों से 292 सदस्य थे और 4 कमिश्नरी प्रांतों से आए थे। 4 कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, बलूचिस्तान। राजस्थान में ये एकमात्र कमिश्नरी प्रांत था अजमेर मेरवाड़ा। 19 देशी रियासतें थी और एक ये अजमेर मेरवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हो आप, कमिश्नरी प्रांत बोल सकते हो, उच्चायुक्त प्रांत बोल सकते हैं। डायरेक्ट ये जैसे आज केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार के अंडर में होते हैं, तो डायरेक्ट ये जो प्रदेश हुआ करते थे ये अंग्रेजों के अधीन ही हुआ करते थे। चुनाव कैसे हुए थे, आज भी ये फॉर्मूला चल रहा है अपने, प्रति 10 लाख के ऊपर एक प्रतिनिधि था। आज भी अपन देखते हैं कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें भी 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होता है, और विधानसभा में भी 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होता है। तो ये फॉर्मूला अंग्रेजों के टाइम से चला हुआ आ रहा था कि जो संविधान सभा का भी चुनाव हुआ था उसमें प्रतिनिधि 10 लाख की जनसंख्या से एक प्रतिनिधि लिया गया था। मुस्लिमों और सिखों को यहाँ पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। एक और प्रश्न आपका यहाँ तैयार हो सकता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्यों दिया जाता है, क्योंकि अल्पसंख्यकों का हित करता है। ये अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व दिलाने वाली पद्धति है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। कभी डिटेल में पढ़ेंगे या यहाँ पर आपको मेरा एक वीडियो मिलेगा, अगर आप जानना चाहते हैं, आपके सिलेबस का पार्ट है, तो निर्वाचन की पद्धतियों नाम से एक टॉपिक बनाया हुआ है, मिलेगा आपको, वीडियो है, तो वो आप देख सकते हैं। वहाँ से आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व मिलता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का दूसरा नाम हेयर पद्धति है। थॉमस हेयर इसका जनक था, तो इसका नाम भी हेयर पद्धति रखा गया है। यहाँ पर मुस्लिमों के लिए 78 सीटें आरक्षित थी, जबकि सिखों के लिए 4 सीटों का प्रावधान था। 210 सीटें सामान्य के लिए थी। अब देखो इसमें क्या हुआ, कांग्रेस से 208 सदस्य निर्वाचित हुए, जो 389 सीटें थी टोटल। इन 389 में से 208 सदस्य तो कांग्रेस से आ गए। मुस्लिम लीग के 79 सदस्य आए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये लिखने में बड़े काम में आते हैं। मुसलमानों और सिखों के लिए जो आरक्षित सीटें थी वहां पर भी कांग्रेस के 3-3 सदस्य निर्वाचित होकर के आ गए, इन आरक्षित सीटों पर भी।
एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट और इनके नाम भी आप देख लेना नेट से। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। आजकल इनका नाम पूछा जाने लगा है, इनके बारे में डिटेल पूछी जाने लगी है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यदि आप किसी स्टेट की एग्जाम दे रहे हैं तो उस स्टेट से कौन सी महिलाएं थी उनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इन 15 महिलाओं के बारे में एक कंप्लीट वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करवा पाऊँ। लेकिन आपके राज्य से जो भी महिलाएं निर्वाचित हुई थी, संविधान सभा में थी, वो 15 सदस्यों में से, तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आते हैं आजकल। गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में भी क्या संविधान सभा के सदस्य थे, और महात्मा गांधी के बारे में भी तो ध्यान रखना है कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया था। अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से 10 सदस्य संविधान सभा में थे। टोटल 10 सदस्य संविधान सभा में थे। जयपुर से 3, जोधपुर से 2, उदयपुर से 2, बीकानेर, अलवर और कोटा से एक सदस्य था। यानी टोटल कितने सदस्य हो गए? 10 सदस्य राजस्थान से थे। सबसे ज़्यादा जयपुर से थे 3, जोधपुर से 2 थे, उदयपुर से भी 2 थे। फिर बीकानेर, अलवर, कोटा से एक सदस्य संविधान सभा में निर्वाचित होकर के गए थे। अब संविधान सभा का निर्वाचन हो गया, लेकिन मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। कारण क्या था कि कांग्रेस की 208 सीटें आ गई थी। उसमें भी जो रिजर्वेशन दिया गया था उसमें भी 3-3 सीटें जो मुस्लिम और सिखों के लिए आरक्षित थी, वहाँ से भी ये सीटें आ गई थी। तो इनका प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा हो गया था। जबकि मुसलमानों की टोटली 79 सीट आई थी, मुस्लिम लीग की, मुसलमानों की नहीं। मुस्लिम लीग की केवल 79 सीट आई थी, तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। सच्चिदानंद सिन्हा जो कि संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। इसमें क्या क्या काम हुए इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, इन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। एक और इम्पोर्टेंट बात, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। 16 जुलाई 1948 को वीटी कृष्णमाचारी को दूसरा उपाध्यक्ष बना दिया गया। तो एच.सी. मुखर्जी के साथ साथ में वीटी कृष्णमाचारी भी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्यों है? क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। कैसे कर देता है कि बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे, वैधानिक सलाहकार थे, विधिक सलाहकार थे, लेकिन कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट हो जाता है कि यहाँ पर जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे या संवैधानिक सलाहकार कौन थे, विधिक सलाहकार कौन थे, तो पहला ही ऑप्शन आपको मिलता है भीमराव अंबेडकर साहब। तो ये भीमराव अंबेडकर साहब नहीं है, ये बी.एन. राव है। बी.एन. राव, तो नाम याद रखना, बी.एन. राव थे, ना कि भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है। इन्होंने संविधान का सबसे पहले प्रारूप प्रस्तुत किया था, संवैधानिक सलाहकार नहीं, क्योंकि इनका काम ही क्या होता था, जैसे प्रारूप समिति ने प्रस्ताव बनाया, प्रारूप बनाया, फिर भेजा जाता था इनको संवैधानिक सलाहकार को, ये उसमें जो कमियां होती थी उसको सुधार करते थे, और बाद में ये प्रस्ताव अध्यक्ष के पास में जाता था। अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा थे, वो अंतिम सहमति दिया करते थे। तो पहला ही क्या मतलब, कोई भी प्रारूप हो संविधान सभा का, सारे के सारे बी.एन. राव की सहमति से आगे पहुंचे हैं। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। इसमें क्या हुआ? इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट काम हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया कि हमारा जो संविधान होगा उसका क्या क्या उद्देश्य है, और उसमें उद्देश्य का मतलब कि कैसा संविधान होगा। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव अपन देखते हैं वर्तमान में, इसी उद्देश्य प्रस्ताव की परिणति है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। जो हम प्रस्तावना में पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग कैसा भारत चाहते हैं, हम संप्रभुता संपन्न, संप्रभुता संपन्न, और जो भी शब्द आगे आते हैं इसमें, वो सारे के सारे उद्देश्य प्रस्ताव से लिए गए हैं। संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। फिर यहाँ पर न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात करते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय।
फिर स्वतंत्रता की बात, वाक, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। तो ये जो आप प्रस्तावना में पढ़ते हो, ये उद्देश्य प्रस्ताव में सारी बातें थी कि हमारा संविधान ऐसा होगा, वैसा संविधान बनाया गया और प्रस्तावना में इन बातों को लिखा गया। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान सभा की मार्गदर्शिका हुआ करता था। और आजकल भी आप देखते हैं न्यायालय ने कई निर्णयों में ये कहा है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का मूल है, मूल आधार है, मूल बातें हैं। तो कहीं पर भी हमें कन्फ्यूजन लगेगा तो हम किसे फॉलो करेंगे? हम फॉलो करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, क्योंकि ये आत्मा में थी उनके। संविधान जब बनाया जा रहा था तो इसी को आधार बनाया जाता था कि कैसा संविधान होगा, ऐसा संविधान होगा हमारा। तो इसमें संविधान की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। ये संविधान का दर्शन है, उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु। इसको 3 स्टार लगा लेना, इस पर प्रश्न आता है। क्या क्या पॉइंट थे उद्देश्य प्रस्ताव में? तो देखो, स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के लिए संविधान बनाना, ये अपन ने वर्तमान प्रस्तावना में अपन पढ़ते हैं। स्वतंत्र भारतीय संघ में निम्न क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा: ब्रिटिश भारत के क्षेत्र, भारतीय राज्यों के क्षेत्र और अन्य भारतीय क्षेत्र। अगला प्रोविजन है, ऐसे क्षेत्र राज्य जो स्वेच्छा से भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं उन्हें भी भारतीय संघ में मिला लेंगे। भारतीय संघ में राज्यों को स्वायत्तता दी जाए तो अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होगी, इसे नहीं माना गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव में था कि अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होंगी, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां किसके पास में है? केंद्र के पास में। आप यदि अभी अवशिष्ट शक्तियां नहीं समझते हैं कि क्या होती है तो अपन अनुसूचियां पढ़ेंगे, उसमें 7वीं अनुसूची पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इसके बारे में। तो अभी केवल आप ये समझिए कि अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास में किए जाने की बात की गई थी उद्देश्य प्रस्ताव में, लेकिन वर्तमान में राज्य के पास में नहीं है, ये किसके पास में है? केंद्र के पास में है। तो ये प्रोविजन नहीं अलाउ किया गया। संप्रभुता और समस्त शासन की समस्त शक्तियां जनता में निहित होंगी। तो ये प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में या भारत में संप्रभु कौन है? तो ध्यान रखना, भारत में संप्रभु जनता है, नरेंद्र मोदी नहीं है, संसद नहीं है। संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में। क्योंकि प्रस्तावना की पहली लाइन ही है, हम भारत के लोग, भारत को संप्रभु, यानी संविधान हमने बनाया है, लागू हम करवाएंगे। तो जनता संप्रभु है, भारत में सर्वोच्च शक्ति है वो जनता में निहित है। अल्पसंख्यकों, जनजातीय क्षेत्र व पिछड़े क्षेत्रों, सामाजिक रूप से वंचित व पिछड़े वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे और ये किए गए हैं। अपन पूरे संविधान में बहुत जगहों पर ये पढ़ते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया गया है, जनजातीय क्षेत्र के लिए कहाँ कहाँ प्रावधान है, सामाजिक रूप से वंचित और पिछड़े वर्गों के हितों के लिए कहाँ कहाँ प्रावधान है। और इन पर प्रश्न भी आता है, RS जैसी एग्जाम में, IAS जैसे एग्जाम मेंस में पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ प्रोविजंस हैं। नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इन तीनों की बात की गई है। 3 ही न्याय की बात की गई है, चौथा कोई न्याय की बात नहीं है इस प्रस्तावना में। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात, ये भी प्रस्तावना में है। विधि के समक्ष समानता का विचार, ये प्रस्तावना में नहीं है, ये अनुच्छेद 14 में है। इसके अलावा अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ये सब प्रस्तावना में है। और इसके अलावा एक और पॉइंट है, यहाँ पर 4 ही स्वतंत्रताओं की बात की गई है, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, उसमें 5 है। कौन सी नहीं है यहाँ पर? वाक। संघ, व्यवसाय या कार्य की स्वतंत्रता, इसका वर्णन अनुच्छेद 19 में किया गया है, ना कि प्रस्तावना में। ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक प्रश्न आता है कि कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो उद्देश्य प्रस्ताव में थे और वर्तमान में प्रस्तावना में हैं, या वो पूछ लेता है नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि कौन सा कहाँ पर है, कौन सा प्रस्तावना में नहीं है। विश्व शांति और मानव कल्याण को प्रोत्साहन देने की बात की गई थी, ये भी प्रस्तावना में नहीं है, इसका वर्णन अनुच्छेद 51 में है। स्वतंत्र भारत में जल, थल व नभ में पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई, यानी हम संप्रभु हैं। तो ये भी प्रस्तावना में, यानी संप्रभु वर्ड है, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं इनका उल्लेख कहीं भी नहीं है, ना केवल यहाँ मतलब जल, थल, नभ, बल्कि पूरे संविधान में कहीं पर भी ऐसे लैंग्वेज में नहीं लिखा गया है कि स्वतंत्र भारत में जल, थल व नभ में पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन हाँ, इसी को संप्रभुता बोलते हैं और ये संप्रभुता भारत में निहित है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। 22 जून 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया। ये प्रमुख समितियां हैं संविधान सभा की, कौन कौन सी?
संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातीय क्षेत्र बाहरी और आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति, ये पूरा नाम है, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इस समिति की, ये जो समिति है, इसकी उप समितियाँ बनाई गई। इस चौथी नंबर की जो आप देख रहे हैं 4th नंबर के समिति का नाम, इसकी उप समितियाँ बनाई गई। एक तो बनाई गई मूल अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। एक अल्पसंख्यक उप समिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी और देसाई। HC मुखर्जी लिख लीजिए आप, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष। जनजातीय क्षेत्र बाहरी क्षेत्र उप समिति, इसके अध्यक्ष बनाए गए गोपीनाथ बारदोलाई को। बाहरी क्षेत्र आंशिक बाहरी क्षेत्र, इसमें यानी असम के अतिरिक्त जो क्षेत्र थे वो शामिल थे, इसके अध्यक्ष बनाए गए AV ठक्कर को। एक राष्ट्र ध्वज के लिए तदर्थ समिति बनाई गई। ये पिछले कुछ वर्षों में 2-3 एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्र ध्वज के लिए तदर्थ समिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसमें सदस्य 7 थे और इनके नाम पूछे जाते हैं। ये तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगार, कृष्णा स्वामी अयंगार, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, N माधवराज और TT कृष्णामाचारी, जो कि दूसरे उपाध्यक्ष थे। पहले उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी और 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे और एक अन्य उपाध्यक्ष थे TT कृष्णामाचारी। ये प्रारूप समिति के भी सदस्य थे। तो 6 तो ये और एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद अध्यक्ष, यानी 6+1 तो सदस्य पूछे जाते हैं। तो 7 सदस्य थे प्रारूप समिति, इसमें 1 अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। ये प्रश्न यहाँ से बनता है। इंडियन स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति ने संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार किया था तथा इसे संविधान सभा के समक्ष पेश किया था, क्योंकि सारे ही प्रारूप पेश करने की बात ही, नाम ही प्रारूप समिति है, तो एक ही क्यों, अंतिम ही क्यों, पहला ही क्यों, सारे प्रारूप यही पेश करेगी। संविधान सभा ने 3 पठन में यानी 3 चरणों में संविधान को पारित किया था। 3 चरण, कोई डेट नहीं पूछता है इनकी, बस आपको के लिए ध्यान रखना है कि 3 चरणों में जो संविधान अपना बना था, ये 3 चरणों में बन करके तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित कर दिया। इसी दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया। इसी दिन 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न पूछा जाता है कितने सदस्यों के हस्ताक्षर थे? 284 284 सदस्यों के हस्ताक्षर थे यहाँ पर। 15 अनुच्छेद तो 26 नवंबर को लागू कर दिए गए और जो 380 अनुच्छेद बचे ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई और ये प्रस्ताव 26 जनवरी के दिन ही 1930 में पारित किया गया था। इसलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र को, पूर्ण संविधान को लागू करने का दिन डिसाइड किया गया। इसलिए संविधान बन तो गया था, यहाँ पर देखिए आप 26 नवंबर को ही बन गया था, बन तो गया था 26 नवंबर को ही, लेकिन लागू जो किया गया पूर्ण रूप से वो 26 जनवरी के दिन किया गया। कौन कौन से 15 अनुच्छेद लागू हो गए थे? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 नागरिकता के प्रावधान, राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान आर्टिकल 60 में जो है, निर्वाचन आयोग को लागू कर दिया गया था, निर्वाचन स्पष्टीकरण 366 और 367, ये नागरिकता के 5 अनुच्छेद, राष्ट्रपति की शपथ का 1 अनुच्छेद निर्वाचित आयोग का और 366-67 2 अनुच्छेद निर्वाचन का लागू कर दिया गया था। इसके अलावा आप देखेंगे कि 6 अनुच्छेद जो अस्थायी प्रावधान है इनको भी लागू कर दिया गया था। आर्टिकल 379, 80, 388, 391, 392, 393। शेष भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, यानी कितने अनुच्छेद लागू किए गए? 380। 15 अगस्त 1947 को के बाद संविधान सभा की भूमिका में बदलाव आ गया। क्या बदलाव आया? 15 अगस्त 1947 के बाद, क्योंकि इस दिन अंग्रेज पूर्ण रूप से चले गए थे। जवाहरलाल नेहरू ने रात्रि 12 बजे जो अपना तिरंगा है वो लहरा दिया था और ये घोषित हो गया था कि भारत स्वतंत्र हो चुका है, भारत आज़ाद हो चुका है। अब संविधान सभा संप्रभु संस्था बन गई थी। अब तक तो अंग्रेजों ने बनाई थी भाई,
तो अपन संप्रभु नहीं थे, अब संप्रभु संस्था बन गई अपनी, क्योंकि अब एक कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से पूरी तरह स्वतंत्र हो चुकी थी। इस पर किसी भी ब्रिटिश कानून का दबाव नहीं था। अब संविधान सभा की दोहरी भूमिका थी। दोहरी भूमिका कौन कौन सी थी? एक तो संविधान का निर्माण करने की जिम्मेदारी थी, तो दूसरी तरफ इसकी ये जिम्मेदारी थी कि ये संसद के रूप में भी कार्य करना था इसको। तो दो प्रकार की भूमिका हो चुकी थी संविधान सभा की, संविधान का निर्माण करना और संसद के रूप में कार्य करना। जब ये संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी संविधान सभा, तब तो इसके अध्यक्ष बन जाते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा, और जब संसद के रूप में कार्य करती थी तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, और यही पहले लोकसभा अध्यक्ष भी बने भारत में। इसकी सदस्य संख्या भी अब 389 से घटकर 299 रह गई थी, क्योंकि शेष सदस्य पाकिस्तान का हिस्सा बन चुके थे। 299 जो सदस्य थे, इसमें 229 ब्रिटिश प्रांतों से थे और 70 देशी रियासतों से थे। ठीक है, और इन 299 में से सिग्नेचर कितने लोगों ने किए थे? संविधान सभा जब संविधान कंप्लीट बन करके तैयार हुआ था, 284 सदस्य 284 सदस्यों ने इसके ऊपर सिग्नेचर किए थे। ये मेंस का प्रश्न अपन बाद में देखेंगे, क्या भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य रहना चाहिए। अगर ये चर्चा में रहता है, जब भी राष्ट्रमंडल सम्मेलन होते हैं तब ये प्रश्न पूछा जाता है RS मेंस जैसी एग्जाम में। संविधान सभा के महत्वपूर्ण निर्णय क्या क्या हैं? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को मान्यता दी गई। मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता एक्सेप्ट कर ली गई। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को मान्यता दी गई, राष्ट्रगीत को मान्यता दी गई, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। कब? 24 जनवरी 1950। शपथ कब ली? शपथ ली 26 जनवरी 1950 को। इस दिन शपथ ली इन्होंने। इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, तो इसी समय संविधान सभा ने स्वयं को भंग किया। कब थी अंतिम बैठक? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। लेकिन इसके बाद भी ये संसद के रूप में कार्य करती रही 1952 तक, जब तक कि नई संसद का गठन नहीं हो गया। फिर आप सभी जानते हैं कि पहली बार निर्वाचन जो हुए थे भारत में वो 1952 में करवाए गए। तो ये प्रश्न भी आता है कि लोकसभा के पहली बार निर्वाचन कब हुआ? 1952 में। राज्यों में विधानसभाएं जो थी इनका भी निर्वाचन करवाया गया, कब हुआ? 1952 में। अपन बात करते हैं संविधान सभा की आलोचनाएं। क्या क्या आलोचना हो सकती है संविधान सभा की? पहली आलोचना है संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ। पहली आलोचना, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ। इनका निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा किया गया था, इसलिए संविधान सभा सही मायने में जनता की प्रतिनिधि नहीं थी, यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। और जो रियासतों के प्रतिनिधि थे ये मनोनीत थे, इनका तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी नहीं हुआ, ये तो मनोनीत थे। इनका अप्रत्यक्ष तो हुआ ना, कम से कम इनका तो अप्रत्यक्ष भी नहीं हुआ रियासतों वालों का। तो फिर अपन तर्क देंगे उपयुक्त आलोचना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि संविधान सभा का प्रत्यक्ष असंभव था, वोट देना जानती नहीं थी जनता। देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था उस समय। एक पाकिस्तान, भारत, सांप्रदायिक दंगे, अंग्रेजों को भगाना, कई मुद्दों पर एक साथ लड़ा जा रहा था। तो वहाँ पर इलेक्शन और करवाना तो बहुत बड़ा संकट था। राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम पर था, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त मशीनरी नहीं थी, समय का अभाव था, जनता में अशिक्षा थी और राजनीतिक जागरूकता का भी अभाव था। ये कारण थे जिस कारण प्रत्यक्ष निर्वाचन करवाना संभव नहीं था। रियासतों के प्रतिनिधियों का मनोनयन किया गया, क्योंकि एक तो वहां पर अप्रत्यक्ष चुनाव करवाने के लिए आधार ही नहीं था। भाई अप्रत्यक्ष निर्वाचन कब होगा? जब प्रतिनिधि होंगे। प्रांतीय विधानसभा, प्रांतीय जो स्तर थे उनमें कम से कम प्रतिनिधि तो थे, वहां पे निम्न सदन तो था, कानून बनाने वाला तो प्रतिनिधि थे, यहाँ पे प्रतिनिधि थे ही नहीं, तो आधार ही नहीं था। संविधान सभा की दूसरी आलोचना यह है कि एक संप्रभु संस्था नहीं थी। कैसे? क्योंकि इसका जो गठन था वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर हुआ था। कैबिनेट मिशन की सिफारिश यानी कि कैबिनेट मिशन किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था। तो संप्रभुता कहाँ रही? लेकिन ये आलोचना भी उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु बन गई थी। अपने ऊपर देखा है
15 अगस्त 1947 को संविधान सभा पूर्ण रूप से संप्रभु बन गई थी। 2 काम हो गए थे, उसके कानून भी आप अपन खुद ही बना रहे थे और संविधान सभा का भी कार्य अपन ही कर रहे थे, संविधान निर्माण का। और 15 अगस्त 1947 को कैबिनेट मिशन की अनुशंसाओं से मुक्त हो चुकी थी। इसमें प्रस्ताव भी पारित किया गया था कि अपने सभी निर्णय पूर्ण स्वतंत्रता से लेगी। कुछ आलोचकों का मानना है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान को पूरा करने में समय ज़्यादा लिया, अधिक समय लगा दिया। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय बहुत बड़ा होता है, जबकि अमेरिकी संविधान को केवल 4 महीने में पूरा कर लिया था। लेकिन ये भी आलोचना तार्किक नहीं है। क्यों नहीं है? भारत और अमेरिका की परिस्थितियां भिन्न थी। भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुभाषाई, बहुधार्मिक देश था। हमारा सामाजिक ढांचा अत्यधिक जटिल है। हमारे यहाँ पर अनेक जनजातियां हैं, उनके बारे में भी सोचना था। वंचित वर्ग थे, उनके बारे में भी सोचना था। यानी अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने थे। अमेरिका का सामाजिक ढांचा जटिल था तथा नई भारत जैसी विविधताएं थी। हालांकि अमेरिका में भी रेड इंडियंस और अफ्रीकी मूल के लोग थे, लेकिन उनके हितों के लिए संविधान में कोई उपाय नहीं किया गया। और यही कारण था कि 1970 के आसपास आप देखेंगे कि मार्टिन लूथर किंग सेकंड के नेतृत्व में आंदोलन होते हैं। और इतना ही नहीं, आप अभी भी ट्रंप के टाइम पर भी देखेंगे कि वहाँ पर अपने अधिकारों के लिए जो व्हाइट हाउस है वहाँ तक पहुँच गए थे ये श्वेत लोग। आज भी उनको वहाँ पे अधिकार नहीं है, आज भी वो वंचित है। भारतीय लोगों ने अपने लोगों के लिए संविधान बना रहे थे और ये अंग्रेज थे। अमेरिकी जो लोग हैं, ये ब्रिटिश उपनिवेश के लोग हैं, ये ब्रिटिश लोग हैं, ये अपने लिए संविधान बना रहे थे। भारत के लोग भारतीयों के लिए बना रहे थे। मतलब भारतीय लोग सबके बारे में उन्होंने सोचा, वंचित वर्गों के बारे में भी सोचा। और यूएसए के जो लोग थे, ब्रिटेन के लोग थे मूल रूप से, तो जो वहाँ के मूल निवासी हैं अश्वेत, उनके बारे में तो इन्होंने आज तक नहीं सोचा। अमेरिकी संविधान बहुत संक्षिप्त है। 7 ही अनुच्छेद अमेरिकी संविधान में। भारतीय संविधान की आप बात करें तो 395 अनुच्छेद है, बहुत ज़्यादा विस्तृत है। विश्व का सबसे ज़्यादा बड़ा विस्तृत संविधान है। भारत के संविधान में प्रत्येक बात को विस्तार से लिखा गया है। अमेरिकी संविधान केवल परिसंघ का संविधान है। वहाँ के राज्यों के संविधान अलग हैं जो कालांतर में बनाए गए। परिसंघ का संविधान आप सिंपल भाषा में यूँ लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान यूनियन ऑफ स्टेट है, अमेरिकी संविधान समझौते का परिणाम है, फेडरल ऑफ स्टेट है। उपरोक्त कारणों से हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को पूरा करने में ज़्यादा समय लिया। कुछ आलोचकों का मानना है कि संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था, इसलिए संविधान में कांग्रेस की विचारधारा को ज़्यादा महत्व दिया गया। लेकिन यह आलोचना भी सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? देखो, संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्य ज़्यादा होने के बावजूद कांग्रेस ने संविधान सभा को अधिक प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। अधिकांश जो निर्णय लिए गए वो सर्वसम्मति से लिए जाते थे। संविधान सभा का प्रारूप समिति ने तैयार किया था और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे अंबेडकर साहब, ये भी कांग्रेसी नहीं थे, ये भी कांग्रेस से नहीं आए थे। हालांकि निर्वाचित होकर के आए थे कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। ये भी याद रखना, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, पश्चिम बंगाल से निर्वाचित होकर के आए थे। प्रारूप समिति में केवल 2 कांग्रेस के सदस्य थे, के मुंशी और टीटी कृष्णमाचारी। इससे सिद्ध होता है कि संविधान के प्रारूप के निर्माण में कांग्रेस का प्रभुत्व नहीं था। यहाँ भी देखो, अपन एक चीज देखते हैं, एक और प्रश्न जो पूछा जाता है, प्रारूप समिति से संबंधित रह गया था उस टाइम पर। देखो, प्रारूप समिति में जो ये 7 सदस्य हैं, इनमें से 2 सदस्य BL मित्र और DP खेतान, ये बीच में पता नहीं इनकी डेथ हो जाती है शायद, तो इनकी जगह पर फिर N माधवराज आते हैं, यहाँ पर टीटी कृष्णमाचार्य आते हैं। तो एक्चुअल में सदस्य 7 हैं, लेकिन नाम नो याद करना अपना। BL मित्र की जगह आते हैं N माधवराज और DP खेतान की जगह आते हैं कृष्णमाचार्य। ये भी याद रखने की बात है, पूछता है एग्जाम में। तो भारतीय संविधान में सभी विचारधाराओं को महत्व दिया गया है। यही कारण है कि भारतीय संविधान किसी एक विचारधारा की ओर आज भी झुका हुआ नहीं है। कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में अधिकांश सदस्य हिंदू थे, इसलिए इस पर हिंदू विचारधारा का प्रभाव है। उपरोक्त आलोचना भी उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था।
आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से हुआ था। अब कारण ये रहा कि हिंदू बहुसंख्यक थे, इसलिए उसी अनुपात में हिंदू सदस्यों का निर्वाचन हुआ। देश के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के अधिकांश सदस्य पाकिस्तान में रह गए थे, इसलिए भी हिंदुओं का अनुपात ज़्यादा हो गया। हिंदू सदस्य अधिक होने के बावजूद भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। धार्मिक स्वतंत्रता को मूल अधिकार और बनाया गया है। यदि प्रभाव होता तो ये मूल अधिकार नहीं बनाया जाता। धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। कहने का मतलब हिंदू ज़्यादा थे, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य तो वहाँ चले गए थे पाकिस्तान में, और हिंदू बहुसंख्यक थे, इसलिए उसी अनुपात में निर्वाचित होकर के आए। लेकिन फिर भी यहाँ पर हिंदुत्व का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष संविधान की बात की गई है। यहाँ पर धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता जैसे प्रोविजंस किए गए हैं। यहाँ तक कि अल्पसंख्यकों के हितों का भी संरक्षण किया गया है। ये भी एक प्रश्न आता है कि अल्पसंख्यक किसे माना जाएगा, आधार क्या रखा गया है। तो अल्पसंख्यक दो आधारों पर बनाया अपन ने, एक तो धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक और एक होता है भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक। तो यदि हिंदुत्व का प्रभाव होता है, किसी एक विचारधारा का प्रभाव होता है धर्म के आधार पर, तो ये अल्पसंख्यकों को दर्जा धर्म के आधार पर दिया ही नहीं जाता। तो उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में किसी एक धर्म विशेष का प्रभाव नहीं है, बल्कि सर्वधर्म समभाव की बात की गई है। वकील और राजनेता ज़्यादा थे, ये भी एक आलोचना होती है। इसलिए में किसान व मजदूरों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था। वकीलों के कारण इसकी भाषा ज़्यादा जटिल हो गई। वकीलों का स्वर्ग भी कहा है आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान के लिए एक शब्दावली यूज में ली है, आइवर जेनिंग्स भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहते हैं, वकीलों का स्वर्ग कहते हैं, लेकिन उपरोक्त आलोचना भी उचित नहीं है। वकील व राजनेता ही संवैधानिक व राजनीतिक मामलों के जानकार होते हैं। प्राय सभी देशों में इनके द्वारा ही संविधान बनाया जाता है। जहाँ तक किसानों व मजदूरों का प्रश्न है, उसमें राजनीतिक जागरूकता की कमी। इसके बावजूद संविधान में उनके हितों को पर्याप्त संरक्षण दिया गया है। एक और बात जो कि मेरी मौलिकता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान के साथ में या भारत के साथ में बहुत सारे देश आज़ादी हुए थे, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, बहुत सारे। लेकिन उन देशों में अपने को पता ही नहीं चलता कि सैन्य शासन है कि शासन है कि नहीं, लोकतंत्र है कि नहीं है। कितनी बार उनके संविधान बन गए, फाड़ के फेंक दिया कई बार संविधानों को। लेकिन भारतीय संविधान आज भी 70 साल बाद में भी अपनी गरिमा को बनाए हुए है, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय वकीलों को ही जाता है। क्योंकि वकीलों ने बाल की खाल निकाली, एक एक शब्द की व्याख्या की है। संविधान बड़ा होने का भी ये एक कारण है कि वकील ज़्यादा थे। लेकिन भारतीय संविधान यदि आज बना हुआ है 70 साल बाद में भी, तो उसका कारण वकील ही है। ये संविधान सभा के बारे में अपन डिस्कशन किया है। अपन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, ठीक है। तो अब तक जो अपन ने पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आपको इसकी PDF चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो मुझे मैसेज कर देना।